नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट और समस्त शिक्षक भर्ती परीक्षा जिनमें दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों चैप्टर नंबर 2 रहेगा शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व। तो बात करते हैं दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम दोस्तों शिक्षण का सामान्य अर्थ शिक्षण वह प्रक्रिया है जिनके द्वारा बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिनके द्वारा बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। स्किनर के अनुसार शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। गेज के अनुसार दोस्तों शिक्षण का उद्देश्य दूसरों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। स्मिथ के अनुसार शिक्षण उद्देश्य निर्देशित किया है जिनके द्वारा सीखने के लिए उत्सुकता उत्पन्न की जाती है। क्लार्क शिक्षण के प्रारूप तथा संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। मॉरिसन शिक्षण में एक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व को शिक्षा प्रदान करता है। मॉरिसन कहते हैं कि शिक्षण में एक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करता है। रॉयंस के अनुसार दोस्तों दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने व अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया शिक्षण है। रायबर्न के अनुसार दोस्तों शिक्षण छात्रों को उनकी शक्तियों के विकास में योगदान देता है। बर्टन शिक्षण अधिगम हेतु उद्दीपन मार्ग प्रदर्शन व दिशा बोध है। बर्टन के अनुसार है शिक्षण अधिगम हेतु उद्दीपन मार्ग प्रदर्शन व दिशा बोध है। वर्ल्ड बुक इन साइक्लोपीडिया शिक्षण में एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान कौशल व अभिरुचि सिखाने में सहायता करता है। आगे बात करते हैं दोस्तों शिक्षण व शिक्षा में अंतर। शिक्षण एक विधि है जिनके द्वारा शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जाता है। और दोस्तों शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास का एक साधन है। शिक्षा के अंतर्गत एक संकुचित प्रकरण है। शिक्षा का स्वरूप व्यापक है। शिक्षण का सामान्य क्षेत्र स्कूल तक सीमित रहता है और शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। दोस्तों शिक्षण के उद्देश्य शिक्षा के लक्ष्यों के अनुसार होते हैं। शिक्षा के लक्ष्य राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक तथा दार्शनिक पक्षों पर आधारित होते हैं। शिक्षण औपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षा औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की होती हैं। शिक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित है। शिक्षण पाठ्यक्रम पर आधारित है इनमें लक्ष्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धतियां आदि सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षण अनुदेशन में अंतर। शिक्षण और अनुदेशन अंतःक्रिया युक्त, अंतःक्रिया आवश्यक नहीं, शिक्षक होना आवश्यक नहीं, मशीन द्वारा दी जा सकती है। अनुदेशन शिक्षण का ही भाग। शिक्षण के अंदर दोस्तों अनुदेशन शिक्षण का ही भाग है और अनुदेशन में शिक्षण नहीं होता है। दोस्तों शिक्षण ज्ञानात्मक व क्रियात्मक पक्ष का विकास करता है और अनुदेशन केवल ज्ञानात्मक पक्ष का प्रयोग करता है। अगला है दोस्तों उत्तम शिक्षण की विशेषताएं। उत्तम शिक्षण की विशेषताएं दोस्तों नियोजित होना चाहिए, योजना युक्त, क्रियाशील के अवसर उपलब्ध कराने, शिक्षक व छात्र दोनों प्रश्न उत्तर करें, लोकतांत्रिक हो, बालक की रुचि आधारित हो, निदानात्मक उपचारात्मक होना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित, प्रस्तावना प्रश्न अभिप्रेरणा से युक्त होना चाहिए, बालक की रुचि योग्यता पर आधारित हो, वांछनीय सूचना प्रदान करता हो, संवाद मूलक व अंतःक्रिया युक्त हो,
छात्र शिक्षक संबंध मधुर हो, निर्देशात्मक हो, न कि आदेशात्मक, प्रगतिशील हो, संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करता हो, वर्तमान व भावी तैयारी प्रदान करें, सहयोग पर आधारित व वातावरण के अनुकूल में सहायता प्रदान करें। शिक्षक दार्शनिक मित्र व निर्देशन के रूप में है। शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण औपचारिक, कला व विज्ञान दोनों, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, उद्देश्य युक्त क्रिया, ज्ञानात्मक व क्रियात्मक प्रक्रिया, कौशल युक्त प्रक्रिया। शिक्षण के दो पक्ष होते हैं, सीखने वाला, सिखाने वाला। शिक्षण सांकेतिक, क्रियात्मक व शाब्दिक व्यवहार के रूप में होता है। शिक्षण अधिगम का योगदान। शिक्षण को द्विमुखी अंतःक्रिया का रूप देना, बालक के गुणों का अधिगम में प्रयोग करना, शिक्षण व सीखने की दशा में परिवर्तन, नवीन शैक्षणिक आविष्कार, विधियों पर बल, शैक्षिक लक्ष्यों को निर्धारित करने में उपयोगी, शिक्षा दर्शन व सिद्धांतों का निर्माण, सार्थक अधिगम पर बल। शिक्षण के 3 प्रकार हैं, स्वतंत्र चर शिक्षक, आश्रित चर विद्यार्थी, मध्यस्थ चर शिक्षण विधि। शिक्षण चर के कार्य। निदानात्मक, छात्रों को क्या क्या आता है, कहाँ कहाँ कठिनाई है का पता लगाना। उपचारात्मक, शिक्षण कौशल प्रयोग व पृष्ठपोषण देना। मूल्यांकन, व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। शिक्षण की अवस्थाएं। PW जैक्सन ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। पूर्व क्रिया चरण, पाठ योजना बनाना, कक्षा में जाने से पूर्व। अंतः क्रिया चरण, कक्षा कक्ष में प्रवेश करने के बाद। उत्तर क्रिया चरण, मूल्यांकन जो तीसरा है। शिक्षण पूर्व अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था, उत्तर क्रिया अवस्था। दोस्तों 3 अवस्थाएं, पूर्व अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था, तीनों के बारे में बात करते हैं। पूर्व अवस्था दोस्तों, उद्देश्यों का निर्माण एवं निर्धारण, पाठ्य वस्तु का चुनाव, शिक्षण शैली, शिक्षण व्यूह रचना, शिक्षण युक्तियों का चुनाव। दोस्तों दूसरा है दोस्तों अंतः क्रिया अवस्था, कक्षा आकार की अनुभूति, छात्रों का निदान, क्रिया का निष्पत्ति कार्य, उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण, पृष्ठपोषण तथा पुनर्बलन, शिक्षण युक्तियों का विस्तार। उत्तर क्रिया अवस्था, शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक रूप की परिभाषा, मूल्यांकन की उपयुक्त प्रविधियों का चयन, प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। शिक्षण अधिगम संबंध। बर्नार्ड के अनुसार शिक्षक अधिगम का संबंध छात्र अधिगम शिक्षक से है। बर्नार्ड के अनुसार शिक्षण अधिगम संबंध शिक्षक अधिगम छात्र। दोस्तों तीनों ये मिले हुए हैं, छात्र, अधिगम और शिक्षक। शिक्षक व शिक्षण एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षक एक कार्य है, अधिगम एक उपलब्धि। शिक्षण बाह्य है जबकि अधिगम आंतरिक है। अधिगम है दोनों से दोस्तों मिला हुआ है। शिक्षण अधिगम अनुदेशन संबंध। अधिगम शिक्षण अनुदेशन। शिक्षण अधिगम के आधार, बालक की अभिवृद्धि पर बल, अध्यापक शिक्षण में कुशलता के साथ मानवीय गुणों से परिपूर्ण, छात्र शिक्षक संबंध सहयोगात्मक, शिक्षण को विज्ञान कला का रूप प्रदान करना। शिक्षण अधिगम के सोपान। I.K. डेविस पुस्तक शिक्षण अधिगम का प्रबंध, पुस्तक मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। 4 सोपान बताए हैं। शिक्षण अधिगम का नियोजन, प्लानिंग दोस्तों, इनमें पाठ्य वस्तु विश्लेषण,
शिक्षण अधिगम नियोजन प्लानिंग, इनमें पाठ्यवस्तु विश्लेषण, कार्य विश्लेषण, उद्देश्यों का निर्धारण व उनको लिखना आदि क्रियाएं की जाती हैं। शिक्षण अधिगम की अवस्थाएं, इनमें शिक्षण विधि का चयन, श्रव्य दृश्य सामग्री संप्रेषण युक्तियों की सहायता से अधिगम वातावरण का निर्माण किया जाता है। शिक्षण अधिगम का अग्रसरण मार्गदर्शन, अभिप्रेरित करना, शिक्षक छात्रों को प्रेरित करता है। शिक्षण अधिगम का नियंत्रण कंट्रोल, शिक्षण व अधिगम की सफलता को जांचना, पुनः योजना बनाना, मूल्यांकन करना। शिक्षण सिद्धांत, विशिष्ट शिक्षण सिद्धांत, परंपरागत शिक्षण सिद्धांत। विशिष्ट शिक्षण सिद्धांत के अंदर आता है दोस्तों परंपरागत शिक्षण सिद्धांत। ये निम्न प्रकार से होते हैं। म्यूटिक शिक्षण सिद्धांत, सुकरात प्रश्नोत्तर पर बल दिया। संप्रेषण सिद्धांत, हर्बर्ट। परिवर्तन सिद्धांत, थॉर्नडाइक, स्किनर, गुथरी। पारस्परिक परीक्षा सिद्धांत, सचमैन, पूछताछ पर बल। अनुदेशन सिद्धांत, गार्टन। शिक्षक व्यवहार सिद्धांत, शिक्षक एक सामाजिक प्राणी है। म्यूकस व स्मिथ ने कहा। शिक्षण का वैज्ञानिक सिद्धांत, रॉबर्ट ग्लेशर 1962। व्याख्या की, इनके 4 भाग होते हैं। अनुदेशन, उद्देश्य, प्रारंभिक व्यवहार, अनुदेशन, सोपान, मूल्यांकन। शिक्षण का ज्ञानात्मक सिद्धांत, ब्रूनर, टाबा, आशुबेल, फिटसराल्ड। ज्ञान, समझ व बोध के विकास पर बल। शिक्षण का गणितीय सिद्धांत, यह शिक्षण को व्यवस्थित संगठित बनाने के लिए परिमाणात्मक दिशा का प्रयोग करता है। डियर स्टिन्स, ब्रूस मास्टेलर, एस्टे बिडिल, हरमन सिंगल। सामान्य शिक्षण सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, शिक्षण का उद्देश्य स्पष्ट, निश्चित व पूर्ण होना चाहिए। बिना उद्देश्य शिक्षण सफल नहीं है। बाल केंद्रीय सिद्धांत, शिक्षण बालक की आवश्यकता, रुचि, अभिवृद्धि, क्षमता व मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। क्रियाशीलता सक्रियता का सिद्धांत, छात्र क्रियाशील होकर प्रयोगात्मक व अंतःक्रिया द्वारा सीखे। पूर्व अनुभव का सिद्धांत, शिक्षण छात्र के पूर्व ज्ञान आधारित हैं। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, जनतंत्री हो न कि प्रभुत्ववादी। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, शिक्षण प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार। वास्तविक जीवन से संबंधता सिद्धांत, बालक के जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए। समवाय का सिद्धांत, विषयों को अन्य विषयों से जोड़ते हुए पढ़ाना। नियोजन का सिद्धांत, शिक्षण योजना आधारित हो, क्या व कैसे पढ़ना है। क्रियाओं का सिद्धांत, फ्रोबेल, कार्य करके सिखाना सर्वोत्तम शिक्षण है जिसे छात्र स्वयं करे। डाल्टन, प्रोजेक्ट, खोज विधि। प्रभावशाली व्यू रचना सिद्धांत, व्यू रचना बालक के ज्ञान व स्तर पर आधारित हो। अनुकूल वातावरण व उचित नियंत्रण का सिद्धांत, शिक्षण का वातावरण उचित व बिना बाधा के युक्त हो। उपचारात्मक शिक्षण सिद्धांत, छात्र की कमजोरी का पता लगाकर सुधार। विभक्तिकरण सिद्धांत, विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके पढ़ाना। सहयोग व अभ्यास का सिद्धांत, शिक्षक व छात्र के सहयोग के आधार पर पुनरावृत्ति आधारित हैं। शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण का अभिप्रेरणा रुचि सिद्धांत, अभिप्रेरणा व रुचि का प्रयोग है। तदुपरांत सिद्धांत तत्परता का सिद्धांत, बालकों को मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार करना। तत्परता का सिद्धांत, बालकों को मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार करना। अभ्यास का सिद्धांत, बिंदुओं की पुनरावृत्ति पर बल। पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रत्येक क्रिया पर पुनर्बलन का प्रयोग। मनोरंजन व परिवर्तन का सिद्धांत, शिक्षण में मनोरंजन, क्रिया, विराम व परिवर्तन का प्रयोग। स्व अधिगम का सिद्धांत, छात्र स्वयं करके सीखे। समूह गति शास्त्र सिद्धांत, समूह में अधिगम करवाना ज़्यादा बेहतर होता है। सृजनात्मकता आधारित सिद्धांत, मौलिक क्रिया आधारित हैं।
सहानुभूति, सहयोग व उपचारात्मक आधारित शिक्षण, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर आधारित शिक्षण सिद्धांत, विशेषताएं, आवश्यकता। शिक्षण के नियोजन, मूल्यांकन, ज्ञान को संगठित करने व उपयुक्त अधिगम परिस्थितियों के निर्माण में उपयोगी। शिक्षण के चरों का विश्लेषण करते हैं, प्रभावशाली शिक्षण व शिक्षण नीतियों के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। शिक्षण सिद्धांत निर्देशात्मक, सामाजिक व विशिष्ट होते हैं। अनुदेशन व अधिगम पर बल। शिक्षण के सूत्र। अच्छा शिक्षक सदैव अपने ज्ञान तथा अनुभवों की व्याख्या छात्रों के मस्तिष्क तक पहुंचाने में सफल होता है। कुछ प्रमुख शिक्षण सूत्र आगे दिए जा रहे हैं। ये सूत्र सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत तथा विश्वसनीय माने जाते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर। यह सूत्र हमें बताता है कि जो छात्रों को ज्ञात हैं, छात्रों को जानकारी है अथवा छात्रों का पूर्व ज्ञान है, उसी के आधार पर नवीन ज्ञान प्रदान करना चाहिए। दूसरे शब्दों में छात्र को पहले से बातें बतानी चाहिए जो छात्रों को ज्ञात हैं, फिर इनको शिक्षक सदैव छात्रों के पूर्व ज्ञान पर नवीन ज्ञान पर आधारित करके पढ़ाता है। सरल से जटिल की ओर। पाठ्य सामग्री को संगठित करते समय शिक्षक को चाहिए कि वे सरल प्रयत्न छात्र को पहले बताएं और क्रमानुसार कठिन या जटिल प्रयत्नों को उनके बाद। जब सरल प्रत्यय सीख लेते हैं तो बाद में कठिन प्रत्यय भी समझ जाते हैं। इस प्रकार से छात्रों की रुचि शिक्षण प्रक्रिया में बनी रहती है। अनिश्चित से निश्चित की ओर। प्रारंभ में छात्रों के विचारों में अस्पष्टता तथा अनिश्चितता होती है। धीरे धीरे उनमें परिपक्वता आती है, नए नए अनुभव मिलते हैं और वे स्पष्ट तथा निश्चित विचारों को स्वीकारने लगते हैं। एक अच्छा शिक्षक छात्रों की धुंधली तथा अनिश्चित धारणाओं तथा विचारों को निश्चयात्मकता प्रदान करता है। अनुभूति से युक्तिकरण की ओर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभ अनुभूत ठोस अनुभवों से किया जाना चाहिए, क्योंकि ठोस अनुभूत सत्यों की अनुभूति के बाद ही युक्ति युक्त चिंतन आता है। शिक्षकों को छात्रों के समक्ष पहले प्रत्यक्ष अनुभव तथा उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, फिर उसे छात्रों के इन प्रत्यक्ष अनुभवों तथा उदाहरणों को तर्कयुक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। मूर्त से अमूर्त की ओर। छात्र पहले मूर्त स्थूल वस्तुओं में परिचित होता है, उनके बारे में जानता है, फिर इसके बाद वह अपने संबंधित सूक्ष्म अमूर्त विचारों को ग्रहण करता है। मूर्त तथ्य सरल, वस्तुनिष्ठ तथा बोधगम्य होते हैं, जबकि अमूर्त तथ्य काल्पनिक, कठिन, जटिल, भ्रामक होते हैं। अतः शिक्षा शुरू करते समय छात्रों को पहले सरल तथा मूर्त व स्थूल पदार्थों के विषय में ज्ञान देना चाहिए, बाद में उन्हें अमूर्त व सूक्ष्म तथ्यों के विषय में जानकारी देनी चाहिए। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। किसी भी समस्या का विश्लेषण करने से ही छात्रों की समस्या के बारे में स्पष्ट तथा निश्चित ज्ञान प्राप्त होता है। विश्लेषण से प्राप्त सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप से समझना संश्लेषण का उपयोग करना है। एक अच्छा शिक्षक पहले छात्रों के विचारों का विश्लेषण करके ज्ञान प्रदान करता है, फिर संश्लेषण के द्वारा उन ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है। विश्लेषण व संश्लेषण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों ही छात्रों को स्पष्ट तथा निश्चित तथा सुव्यवस्थित ज्ञान देने में सहायक हैं। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। एक अच्छा शिक्षक सदैव छात्रों को पहले उन वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करता है जो उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होती हैं। तत्पश्चात वह उन चीज़ों के विषय में ज्ञान प्रदान करता है जो उनके सामने मौजूद नहीं है या जिन्हें वह देख नहीं सकता। दूसरे शब्दों में छात्रों को पहले वर्तमान का ज्ञान दिया जाना चाहिए तथा बाद में भूत तथा भविष्य का। विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस सूत्र का अभिप्राय है कि पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं और बाद में उन्हीं उदाहरणों दृष्टांतों के माध्यम से सामान्य सिद्धांत या सामान्य नियम
निकलवाए जाएं। एक अच्छा शिक्षक पहले विशिष्ट तथ्य, उदाहरण, दृष्टांत छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है और फिर उनके आधार पर छात्रों को सामान्य नियम या सिद्धांत तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करता है। नवा है दोस्तों मनोवैज्ञानिक से तार्किक या तर्कात्मक क्रम की ओर। शिक्षण प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर दी जाती हैं। बालक की रुचि, योग्यताओं, जिज्ञासा, आवश्यकता व परिपक्वता के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों व शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। तर्कात्मक विधि के अनुसार ज्ञान पाठ को तर्कसम्मत ढंग से विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है और एक एक करके छात्र के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षक को चाहिए कि वह पहले मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षण आयोजन करें और फिर धीरे धीरे उनके मानसिक विकास के अनुकूल ज्ञान को तर्क सम्मत क्रमानुसार शिक्षण को लेकर चले। आगमन से निगमन की ओर। आगमन विधि से प्रारंभ में छात्रों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किए जाते, फिर नियमों को निकाला जाता, जबकि निगमन में इसके विपरीत पहले नियम प्रस्तुत किए जाते हैं, बाद में उदाहरणों की सहायता से उन नियम की सत्यता परखी जाती है। आगमन नए ज्ञान की खोज में सहायक होता है, जबकि निगमन इन खोजों के फलस्वरूप प्राप्त होता है। एक उत्तम शिक्षक अपना शिक्षण आगमन से प्रारंभ करता है और निगमन पर समाप्त करता है। पूर्ण से अंश की ओर। इस सूत्र के अनुसार शिक्षण में पहले विषय वस्तु को पूर्ण समग्र रूप में छात्रों के सामने रखा जाए और धीरे धीरे उनके विभिन्न भागों के विषय में ज्ञान दिया जाए तो छात्र ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। पूर्ण का परिणाम छात्र के ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। उदाहरणार्थ, छात्र को पहले छोटी छोटी कविताएं पूर्ण रूप से याद कराई जाती हैं, बाद में एक एक लाइन का धीरे धीरे उनका अर्थ स्पष्ट किया जाता है। शिक्षक पहले कंप्यूटर का पूर्ण आइडिया विचार देता है, फिर उनके विभिन्न अवयवों पर प्रकाश डालता है। स्तर के आधार पर शिक्षण के प्रतिमान। स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान। हर्बर्ट, यह सभी शिक्षण प्रतिमानों का आधार है। उद्देश्य, छात्रों में निम्नांकित क्षमताएं विकसित करना। मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, सीखे हुए तथ्यों को याद कराना, सीखे गए तथ्यों का प्रत्यास्मरण तथा उन्हें पुनः प्रस्तुत करना। संरचना। स्मृति स्तर के शिक्षण की व्यवस्था। स्मृति स्तर के शिक्षण की व्यवस्था को निम्नांकित 5 सोपानों में बांटा है, जिसे हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली भी कहा जाता है। प्रस्तावना व तैयारी तथा उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, तुलना व संबंध, निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण, प्रयोग तथा अभ्यास। सामाजिक प्रणाली। कक्षा में शिक्षक अधिक सक्रिय तथा डोमिनेटिंग होता है। वह छात्रों के सामने पाठ्य वस्तु प्रस्तुत करता है, उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और प्रेरणा प्रदान करता है। छात्रों का स्थान गौण रहता है। मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन लिखित व अलिखित दोनों प्रकार से होता है। परीक्षा में रटने की क्षमता पर जोर दिया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्यास्मरण तथा अभिज्ञान के पद महत्वपूर्ण होता है। बौद्ध स्तर का शिक्षण। मॉरिसन। बौद्ध स्तर का शिक्षण। मॉरिसन। शिक्षण के क्षेत्र में बौद्ध एक बहुत व्यापक शब्द है। मॉरिस एल बिग्गी ने बौद्ध का प्रयोग निम्नांकित 3 पक्षों को स्पष्ट करने के लिए किया। विभिन्न तथ्यों में संबंध देखना, तथ्यों के संचालन के रूप में देखना, तथ्यों के संबंध में तथा संचालन दोनों को समन्वित करना। बौद्ध स्तर के शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि इनके पूर्व स्मृति स्तर पर शिक्षण हो चुका, उनके बिना बौद्ध स्तर शिक्षण सफल नहीं हो सकता। शिक्षक इस स्तर पर छात्र को सामान्यीकरण, सिद्धांत तथा तथ्यों के संबंध का बोध कराता है और शिक्षण प्रक्रिया को अर्थपूर्ण तथा सार्थक बनाता है।
बौद्ध स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों ही काफ़ी सक्रिय रहते हैं। बौद्ध स्तर का शिक्षण उद्देश्य केंद्रीय तथा सूझबूझ से युक्त होता है। मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार की प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। ये तथ्यात्मक तथा विवरणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में प्रत्यास्मरण, अभिज्ञान तथा लघु उत्तर विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। बौद्ध स्तर पर मॉरिसन द्वारा विकसित प्रतिमान नीचे एक सारणी में प्रदर्शित किए जा रहे हैं। मॉरिसन बौद्ध स्तर शिक्षण प्रतिमान। उद्देश्य प्रत्यय का स्वामित्व प्रदान करना। संरचना बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था में निम्नलिखित 5 सोपान हैं: अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्था, अभिव्यक्तिकरण। सामाजिक प्रणाली शिक्षक व्यवहार का नियंत्रण होता है। शिक्षक व छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। छात्र अपने विचार प्रदर्शित कर सकते हैं। बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार की प्रेरणा उपयोगी हैं। सामाजिक व्यवस्था के प्रथम 2 सोपानों में शिक्षक और अंतिम 3 सोपानों में छात्र शिक्षक दोनों ही अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। मूल्यांकन प्रणाली इनमें आवश्यकता अनुसार लिखित, मौखिक, निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। प्रत्ययों के स्पष्टीकरण पर विशेष बल दिया जाता है। बौद्ध स्तर के शिक्षण के लिए सुझाव। शिक्षकों को छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और उन्हें आवश्यक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। स्मृति स्तर के बाद ही बौद्ध स्तर के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रत्येक सोपान को क्रमबद्ध तरीके से पार किया जाना चाहिए। छात्रों को अभिप्रेरणा दी जाए। कक्षा के आकांक्षा स्तर को बढ़ाया जाए। शिक्षण व्यवस्था के अनुसार समस्या समाधान किया जाए। थैंक यू दोस्तों। जो बाकी का टॉपिक बचा हुआ है उसकी अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। अभी तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अभी आप यही पढ़ते रहिए और अगला वीडियो बहुत जल्द डालेंगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।